लर्नर्स, वेलकम टू द अकेडमी। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका करंट अफेयर्स के एमसीक्यू सेशन में। हम इन दिनों चर्चा में रहे मुद्दों से के माध्यम से उसके स्टैटिक पार्ट को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं इन दिनों चर्चा में रहे मुद्दों। तो हमने देखा कि रेन मुंबई, अभी दिल्ली में ऐसा हाई अलर्ट पे दिल्ली को रखा गया है। तो है वो बहुत, आप देख पा रहे हैं इमेज के थ्रू कि मुंबई की हालत जो है वो रेन से बिल्कुल अस्त व्यस्त जीवन हो गया है। राइट, ट्रैफिक, रोडवेज हैं वो पूरी तरीके से बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसको हम कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। राइट, तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। जो कि होता है हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून, वो अपने नियत टाइम से पहले ही पहुंच गया है। राइट, देख रहे हैं कि 25 मई को महाराष्ट्र में उसने दस्तक दे दी है और ये जो है उसके ये जो है अर्लीस्ट मॉनसून 35 सालों में ऐसा देखने को नहीं था। पिछले 35 सालों से जो मॉनसून है वो टाइम पे या फिर उसके पहुंची थी, पर इस बार जो है वो मॉनसून मुंबई में 25 मई को ही हिट करके मुंबई की जो सिचुएशन है वो अर्बन फ्लडिंग जैसी देखने को मिल रही है। तो चलिए और इंफॉर्मेशन देखते हैं। सामान्य से 10 जून के बीच में होता है। जैसे कि हम जानते हैं 1 जून को केरल के मॉनसून हिट करता है। इस बार जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रहा है कि अपने नियत समय से पहले ही जो मॉनसून है, नॉर्थ वेस्ट मॉनसून, दक्षिण पश्चिम साउथ मॉनसून ने हिट कर दिया है और हमारी जो तैयारी है कहीं ना कहीं अच्छी नहीं दिख रही है बाढ़ जैसी सिचुएशन को डील करने के लिए। अगले 3 दिनों में मॉनसून के मुंबई व अन्य बताई जा रही है और दिल्ली इसी बीच हाई अलर्ट पे रखा गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो कि स्टैटिक है पूछे जाने की संभावना। डिपार्टमेंट, भारत मौसम विभाग, ठीक है। क्वेश्चन है कि इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी। ऑप्शन 1875 में जो है वो प्रशासन काल के दौरान आईएमडी की स्थापना हुई थी और ये जो मंत्रालय है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में ये डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है कि हेडक्वार्टर जो है वो इसका नई दिल्ली में स्टैब्लिश है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। इसका कार्य तो हम जानते ही हैं कि इसके कार्य है मौसम से संबंधित घटनाओं के बारे में भारत को आगाह करना और भारत जैसे ये आईएमडी सिर्फ भारत को ही नहीं हमारे पड़ोसी देशों को भी मौसम से संबंधित जानकारी मुहैया कराता है। जैसे कि हमने बांग्लादेश को भी मौसम से संबंधित जानकारी, साइक्लोन जैसे सिचुएशंस के बारे में बताया था और जिससे वहां पे बाढ़ और आप कह सकते हैं चक्रवात जैसी सिचुएशन से कई बड़े पैमाने पे लोगों के जान माल की सुरक्षा की गई थी। आईएमडी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो आईएमडी ने एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसका नाम है मौसम ऐप और ये क्या करता है, मौसम से रिलेटेड जानकारी या अलर्ट्स सिस्टम है ये एक तरीके का। आईएमडी द्वारा चेतावनी देने के लिए 4 रंग यानी कि 4 कलर कोड का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। 4 कलर वार्निंग दिया जाता है, वो कलर देख लेते हैं। रेड अलर्ट दिया जाता है जो कि बिल्कुल सीवियर कंडीशन है, बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन है। ग्रीन तो कोई खतरा नहीं, ग्रीन तो हम सभी जानते हैं। ये जो येलो है वो कहता है अलर्ट रहें, सतर्क रहें, राइट, बी अलर्ट। ऑरेंज जो कहता है कि बी प्रिपेयर्ड यानी तैयार रहें। और जो महाराष्ट्र मुंबई में देखने को मिल रही है वो है रेड अलर्ट। चलिए आगे की न्यूज के ऊपर आते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज है जो कि हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है। कह रहा है कि कार्गो जो है, कार्गो कंटेनर्स जो है हमारे केरल में वो जो है केरल के कोल्लम में वहां पे केमिकल लीक कार्गो का हमने अभी सुना है रिसेंट डेज की एक कार्गो की दुर्घटना हो गई है। कार्गो शिप अपने समंदर में मौज कर गया है जो कि केरल के निकट है, जो कोस्टल रीजन है उसके पास की सिचुएशन
जो एरिया है वहां पे ये घटना देखने को मिली है, और जिससे माना जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है समाचार में या फिर न्यूज के माध्यम से ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि ये जो लीक है वो केमिकल लीक है, जो कि हजार्डस है, जो कि बहुत ही जो कह सकते हैं उसमें खतरे हैं, हानिकारक रसायन पदार्थ उसमें उस शिप में उस कार्गो में ले जाया जा रहा था। ये इंफॉर्मेशन है अब समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और हमारे जो भी तटीय क्षेत्र है उनके पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। तो चलिए, केरल के कोल्लम में पलटे जहाज के कार्गो कंटेनर वापस से तट पर आ गए हैं, जिससे कि रासायनिक जो रिसाव है की आशंका बढ़ गई है। यह घटना भारत के किस तटीय राज्य में हुई है, ये आपसे एमसीक्यू है। ये जो घटना है केरल जो आपका कार्गो कोलैप्स हुआ है वहां पे केरल के तट के पास, कोलम के पास, तो वो जो घटना है वो भारत के किस तटीय राज्य में हुई है, प्रश्न ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। सही जो जवाब है इसका केरल है। तो चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि 26 मई की ये घटना है, खतरनाक रसायनों के रिसाव की आशंका से चिंता बढ़ गई है। लाइबेरिया झंडा युक्त कार्गो जहाज है, कहा जा रहा है कि ये लाइबेरियन कार्गो थे, जो कि MSC एल्सा उसका नाम था, कार्गो का नाम था MSC एल्सा। इसके डूबने के बाद कम से कम 8 शिपिंग कंटेनर केरल के, उसके 8 शिपिंग कंटेनर जो है वो केरल के क्षेत्र में, केरल के कोलम डिस्ट्रिक्ट के आसपास वो कंटेनर्स समंदर में कह ले वो फ्लोट करके, है ना, वो तटीय क्षेत्र में पहुंच गए हैं, और इससे नुकसान केरल को, केरल जैसे तटीय राज्य को और हमारे आसपास की समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को देखने को मिल सकती है। सही, तो ये इंफॉर्मेशन है हमारे एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें और क्या है घटना, यह घटना पर्यावरणीय खतरे, जैसा कि मैंने बताया, एनवायरमेंटल डिजास्टर के तौर पे देखा जा रहा है, एनवायरमेंटल जो है रिस्क है इस पे। और स्थानीय प्रशासन इसमें जुड़ी हुई है एक टीम जिसका नाम है एनडीआरएफ की टीम इसमें लगी हुई है, और कोस्ट गार्ड द्वारा निगरानी और रिसाव को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, चक्रवात, भवन, हाँ एनडीआरएफ का यहाँ पे एनडीआरएफ जो है प्राकृतिक आपदा और मानव जो भी आपदा होते हैं उनमें एनडीआरएफ की सक्रिय देखने को मिलती है। और एनडीआरएफ की जो स्थापना है 2006 में की गई। इसका मुख्यालय, एनडीआरएफ का जो आपका मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली, और इसको जो अथॉरिटी है उसके अधीन रहता है वो है आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये 2005 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसका गठन किया गया था। हम जानते हैं कि 3 टियर बोर्ड होते हैं, 3 टियर अथॉरिटी होती है, 3 टियर पे काम करते हैं, सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज। इसका मुख्य कार्य हम जानते हैं, मोटो है इनका इंपॉर्टेंट, मोटो एनडीआरएफ आपदा सेवा सदैव। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है 69 लाख करोड़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25, 27% अधिक पिछले वर्ष से मिली है कि आरबीआई ने फंड ट्रांसफर किया है। चलिए इससे जुड़े और कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को 2024-25 के लिए अधिशेष हस्तांतरण सरप्लस किया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन पे आते हैं कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितनी राशि का अधिशेष दिया है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। ऑप्शंस हैं 1.5 लाख करोड़, 2.11 लाख करोड़, 2.69 लाख करोड़, 3.25 लाख करोड़। इसका सही जवाब है वो है 2.69 लाख करोड़। ये जो है अपने आप में बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी अमाउंट है, जो कि 27% इंक्रीज है अपने प्रीवियस अमाउंट से। तो जैसे कि हमने जाना कि कितना हस्तांतरित किया, चर्चा का मुद्दा यही रहा है कि 2.69 लाख करोड़ का रिकॉर्ड जो है अधिशेष हस्तांतरित करने का निर्णय आरबीआई द्वारा लिया गया है। ये रिकॉर्ड है एक तरीके का, अब तक इतना बड़ा अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई के द्वारा ट्रांसफर नहीं किया गया था। इट्स अ रिकॉर्ड। चलिए आगे चलते हैं। इतना बड़ा अधिशेष कहां से आता है, सोर्सेस क्या है, तो विदेशी मुद्रा से हमें लाभ हुआ है। आरबीआई का कहना है कि आरबीआई ने डॉलर जैसी विदेशी मुद्राओं को ऊंचे रेट पर बेचकर अच्छा लाभ कमाया है इस तरीके से। और ब्याज आय, आरबीआई को सरकारी बॉन्ड और विदेशी परिसंपत्तियों पर भी भारी ब्याज मिला है। ये सारे सोर्सेस हैं जिससे कि भारत के आरबीआई के पास इतने बड़े रेवेन्यू का जनरेशन हुआ है, और जो कि
जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। चलिए आगे देखते हैं, इसे डिविडेंड क्यों नहीं कहलाता। क्वेश्चन होता है ना कि आरबीआई ने सरप्लस ट्रांसफर किया है, तो सरप्लस कहते हैं, हम इसे डिविडेंड नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि आरबीआई कोई सामान्य संस्था नहीं है, आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। आरबीआई जो है वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये क्या करता है, इसका लाभ जो है वो इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क नियंत्रित होता है, इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क के तहत नियंत्रित होता है, और इसीलिए इसे सरप्लस नहीं कहा जाता। सॉरी, इसे सरप्लस कहते हैं, ना कि डिविडेंड। आरबीआई से यही है इंफॉर्मेशन कि आरबीआई जो है वो कमाता कैसे है, तो हम सब जानते हैं ये स्टैटिक का पार्ट है कि आरबीआई को ब्याज से आय मिलते हैं, सरकार ट्रेजरी बिल से इनको ये ब्याज होता है, इस पे इनको ब्याज मिलते हैं, विदेशी मुद्रा व्यापार से इनको लाभ होता है, जो भी फॉरेन करेंसी है उन पे इनको लाभ होता है। जब भी फॉरेन करेंसी को मार्केट में उससे जो है उसको बेचती हैं और उससे वापस से गेन करती हैं, इन सिचुएशन में आरबीआई को लाभ मिलता है। मुद्रा जारी करने से भी इनको लाभ होता है, और वास्तविक सरकार और बैंक उनको मुनाफा मिलता है। तो आरबीआई के ये सारे सोर्सेज हैं जो कि हमारे स्टैटिक पार्ट ऑफ हमारे जीके या कह ले सेक्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक है टर्म जो कि है कंटिंजेंट रिस्क बफर। कंटिंजेंट रिस्क बफर ये क्या होता है, ये भविष्य के जोखिमों के लिए, नाम ही है कंटिंजेंट रिस्क बफर। तो जोखिमों से रिलेटेड एक बफर जो कि एक फंड होता है, जिसे एक बड़ी मोटी रकम होती है, जिसे जोखिमों के दौरान उसको करने के लिए इस एक बफर आरबीआई बनाता है। आरबीआई के बैलेंस शीट का 4.5 से लगभग 7.5% तक कंटिंजेंट रिस्क बफर होना चाहिए। ये आरबीआई के ऐसे रूल हैं जिसमें आरबीआई को इतना प्रतिशत भविष्य के लिए किसी भी जोखिमों का मुकाबला करने के लिए इतना लगभग 4.5 से लगभग 7.5% तक की जो कंटिंजेंट बफर है उसको बनाए रखना होता है, ठीक है। और इस बार आरबीआई है उसने 6.5% सीआरबी यानी कि कंटिंजेंट रिस्क बफर रखा है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज है वो भारत में जो है कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं इन दिनों। अब कोविड के जो नया वेरिएंट है, हमने अगर करंट सेक्शन को आप रेगुलर मेरे कवर कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हमने NB181 की चर्चा की थी, जो कि हांगकांग जैसे क्षेत्रों में, उसके बाद में इसके केसेस बढ़ते दिखाई दिए थे, और अब इसके केसेस भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। चर्चा का मुद्दा बना रहा है कोविड जैसे केसेस, कोविड-19 से संक्रमण वापस से बढ़ते जा रहे हैं। कई सारे मेजर अभिनेता इसमें अभिनेताओं को चर्चा में रहे हैं कि इन्हें कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो अपने आप को सेफ रखें, और हैंड जो हमने कोविड टाइम पे सीखा था उसको से इंप्लीमेंट करने का टाइम आया है, हैंड सैनिटाइज करने का टाइम आया है, मास्क लगाने का टाइम आया है, डिस्टेंस मेंटेन करने का टाइम आ गया है। तो आपकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपके हाथ में। चलिए न्यू वेरिएंट के बारे में चर्चा करते हैं हम। भारत में कोविड-19 के मामले में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, और इसका कारण जो है वो दो नए वेरिएंट हैं, MB181 और LF7, ठीक है। तो इसके वेरिएंट के बारे में जानेंगे, इससे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोविड-19 के मामले में हाल ही में वृद्धि किन नए वेरिएंट के कारण देखी गई है? नए वेरिएंट का नाम है 15 एंड BA2, अगला है NB181 एंड LF7। यही वेरिएंट है जो अभी भारत में केसेस बढ़ा रहा है, भारत को और संक्रमित कर रहा है, पिछले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने अपने अंदर म्यूटेशन कर लिया, इसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन है, जिसके कारण ये ह्यूमन को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं चर्चा में होने का कारण। नए वेरिएंट है हमारे, जैसे कि मैंने सिंगापुर, हांगकांग जैसे एशियाई देशों में तेजी से इनके केसेस बढ़ते गए हैं, और जिससे चिंता का माहौल बढ़ रहा है। रिपोर्ट में एंजाइटी को लेकर लोगों को सजग रहने और शांत रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि हम एंजाइटी से हमारे लिए उस चीज से ज्यादा नहीं होता कि हम उसके चीज के एंजाइटी के कारण ही हम अपने हेल्थ को बहुत
क्योंकि बढ़ने की चांसेस देख रहे हैं, क्योंकि हमने कोविड के दंश को झेला है, हमारे दिमाग में, मेमोरी में वो कोविड की जो बातें हैं, हमने किस दर्द से वो उसकी जो बयां करें तो हम अभी भी बयां नहीं कर पाएंगे, जो कितने लोगों ने और क्या क्या खोया है। एंजाइटी तो बनना जाहिर है, पर स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि एंजाइटी पे आप थोड़ा आप स्वास्थ्य के लिए सजग रहें और आप अपने योगा वगैरह प्रैक्टिस को, जिससे कि आप एंजाइटी से ओवरकम कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। ठीक, अगला देखते हैं MB181 वेरिएंट क्या है। तो ये जो है एक आपका ओमिक्रॉन फैमिली का ही एक सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन फैमिली का ही एक सब वेरिएंट है, जो कि इसमें कुछ म्यूटेशन देखने को मिले हैं और तेजी से इसको कहा जा रहा है कि तेजी से ये फैलने योग्य है, जल्दी से ये लोगों को संक्रमित कर देता है। प्लीज बी सेफ। वेट, संभावित रूप से इम्यून सिस्टम से बचने से सक्षम बन सकते हैं, संभावित रूप से इम्यून सिस्टम से बचने में सक्षम बन सकते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम से ये बच सकते हैं और हमको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये इतने मॉडर्नाइज और कह सकते हैं मॉडिफाइड होकर आए हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। LF वेरिएंट भी सेम है, ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही जुड़ा हुआ है, ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है ये, और ये भी हांगकांग और सिंगापुर जैसे क्षेत्रों में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं, और अब भारत भी इससे अछूता नहीं। चलिए अगले न्यूज पे आते हैं। अगला न्यूज जो है हमारा रिलेटेड है मिलिटेंट और रेजिस्टेंस फाइटर किलिंग 10 म्यांमार मैन लैंड्स इंडिया इन न्यू बॉर्डर रोड। हाल ही में चर्चा का मुद्दा रहा है अप्सपा, सॉरी अप्सपा नहीं, ये है आपका असम राइफल्स। चर्चा का मुद्दा है हमारे म्यांमार भारत के बॉर्डर पे मणिपुर के क्षेत्र में चांडिल नाम का जो स्पेस है, चांडिल जिला में इस तरीके की इन्फिल्ट्रेशन और कुछ जो है आपकी मिलिटेंट एक्टिविटीज देखने को मिली है। चलिए इससे रिलेटेड और इंफॉर्मेशन देखते हैं कि भारत और म्यांमार की सीमा पर मणिपुर के चंदेल जिले में असम राइफल्स और कुछ अज्ञात लोगों के बीच हुई मुठभेड़, और जिसमें कहा जा रहा है कि 10 म्यांमार नागरिक मारे गए। यह घटना भारत म्यांमार सीमा को के बीच विवाद को, टेंशन को क्रिएट कर सकता है। तो इससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज पे आते हैं कि मई 14 को हुआ है ये घटना, असम राइफल जो है और आपके म्यांमारी 10 इंडिविजुअल के बीच एक गोलीबारी झड़प कह लें आप, ठीक है, वो हुई है। तो कौन से लोकेशन पे हुई है? ऑप्शन है आपकी इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो म्यांमार बॉर्डर, इंडो बांग्लादेश और इंडो नेपाल। तो जैसा जाहिर है जो म्यांमार का बॉर्डर है हमारा, मणिपुर से सटा हुआ क्षेत्र, वहां पे इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिली है। चलिए असम राइफल्स के बारे में चर्चा करें कि असम राइफल्स जो है वो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाने की संभावना होती है करंट के मुद्दों से जोड़ के। अगर वो किसी कारण से करंट में है तो आप उसके स्टैटिक को जरूर कवर करें, हमारा उद्देश्य भी यही है। चलिए ऑप्शंस पे आते हैं। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। सही जो जवाब है वो है गृह मंत्रालय। कंफ्यूज होने का चांस यहाँ पे ये है कि रक्षा मंत्रालय कह सकते हैं बहुत से लोग, पर इसका सही जवाब है वो है आपका मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री। चलिए कहा जा रहा है चर्चा में क्यों है कि मारे लोग जो है वो FACAFA एक संगठन है जो कि एक्टिव है से जुड़े प्रतिरोध सेनानी, रेजिस्टेंस फाइटर बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना का दावा है कि ये लोग सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग में बाधा डाल रहे थे। जैसे कि हम जान रहे हैं कि भारत म्यांमार के बीच जो बॉर्डर फेंसिंग है उसका कार्य चल रहा है, और इस फेंसिंग के काम में भारतीय सेना का कहना है कि उनके द्वारा बाधा डालने की कोशिश की गई है। दूसरी ओर म्यांमार की निर्वासित असैनिक सरकार जो है, जैसे कि हम जान रहे हैं म्यांमार में मिलिट्री रूल है और उनका आरोप है कि इन लोगों को अमानवीय यातना देकर मार डाला गया है। ये टेंशन का कारण हो सकता है। चलिए यह मामला भारत की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा की जटिलता को उजागर करता है। यह घटना मणिपुर के चंदेल जिले में भारत म्यांमार सीमा पर हुई है। हमें याद रखने की जरूरत है कि भारत और म्यांमार के बीच जो सीमा है वो है लगभग 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। पूछे जाने की संभावना, ये एग्जैक्ट फिगर कि जो बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार वो कितने किलोमीटर में एक्सपेंडेड है। द आंसर इज 1643 किलोमीटर।
ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। असम राइफल्स के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जानते हैं कि इसकी स्थापना जो है वो 1835 में हुई थी और इसे भारत की सबसे पुरानी अर्धसैनिक बलों में से एक बनाती है। ठीक है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस है हमारी, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक। इसकी जो स्थापना है वो है 1835 और इसकी भूमिका है मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत जो है हमारे क्षेत्र, यहाँ पे सीमा सुरक्षा करना है और आंतरिक सुरक्षा करना है, यही इनका काम है। इनका जो क्षेत्र है वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्य में ये सक्रिय है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में। और इसे किसके मंत्रालय के अंदर रखा जाता है, तो हम जैसे देख रहे हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखा जाता है। इनका मोटो है अड़िग और वफादार। मोटो से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मोटो इज इंपॉर्टेंट। असम राइफल का मोटो है अड़िग और वफादार, अर्थात स्टेडफास्ट एंड लॉयल। ओके, इनका और मुख्य कार्य देख लेते हैं हम। असम राइफल का मुख्य कार्य कि कानून व्यवस्था बनाए रखना है, सशस्त्र विद्रोहियों के खिलाफ कार्यवाही करना है, काउंटर इमरजेंसी करना है, भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा और आपातकाल में प्रशासन की मदद करना भी असम राइफल का काम है। ठीक है, अर्धसैनिक बल के रूप में होती है, सेना और पुलिस के बीच जो है भूमिका होती है। अर्धसैनिक बल मतलब सेना, हाफ काम सेना और आधा काम आपके पुलिस, इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होता है उसको कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। ख्याति कठिन पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा इतना इंपॉर्टेंट है कि इनका जो रोल है, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्थ ईस्ट का जो टेराइन है हमारा वो ही कह सकते हैं बहुत हार्श है, बहुत टफ टेराइन है वहां पे, और वहां पे सरवाइव करना उस तरीके के टेराइन में वो अपने आप में काबिल तारीफ है, जो कि हमारे असम राइफल्स के हीरो कर रहे हैं। चलिए अगला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। शेरों की बढ़ती आबादी भी चिंता का विषय क्यों? ये एक मुद्दा आया, ये द हिंदू में एडिटोरियल है, ये इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में जो है आपका लायन सर्वे कराया गया है, तो आते हैं इसके कुछ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात में 16वीं शेर जनगणना 2025 में जो है दर्ज की गई है। 16 नंबर का हमारा जो है 16वीं शेर जनगणना यानी कि 16 नंबर का लायन सेंसस हुआ है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द टोटल एशियाटिक पॉपुलेशन। टोटल लायन एशियाटिक पॉपुलेशन बताना है, टोटल एशियाटिक लायन पॉपुलेशन। ऑप्शन के साथ चलते हैं। ऑप्शन है आपका 674, 891, 507, 394। चर्चा में रहा है कि इनकी जो जनसंख्या है वो लगभग 891 एशियाटिक लायंस की जनसंख्या हो गई है। ठीक है, तो चलिए, गुजरात वन विभाग ने हाल ही में 16वीं जो है आपकी 16th असेसमेंट जो है रिपोर्ट उन्होंने दी है, पब्लिश की है, और उनका कहना है कि 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, 2020 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें शेरों की वर्तमान संख्या और उनके संरक्षण की स्थिति का पता चला है। यह भारत में वन्य जीव संरक्षण और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। और कहना उनका यह है कि 16वीं एशियाई जो शेर जनसंख्या है 2025 में, इसमें गुजरात में 891 शेर, गुजरात में 891 यानी कि गुजरात में 891 शेर 2020 में 674 शेर थे, लगभग 32% का इजाफा देखने को मिला है। गुजरात में जो है हमारे, जब हम जानते हैं कि एशियाटिक शेर का जो कन्फाइनमेंट है वो सिर्फ गुजरात के गिर में है और अन्य क्षेत्रों में अब उनको रिलोकेट किया जा रहा है गुजरात के ही क्षेत्र में। तो गुजरात में मैक्सिमम नंबर ऑफ एशियाटिक लायंस की संख्या ऑब्वियस है कि वहीं पे है, तो वहीं पे ज्यादा होगा। और जो इजाफा हुआ है 2020 के मुकाबले 32% का, मतलब उनकी पॉपुलेशन में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। ठीक है, इनका जो मुख्य क्षेत्र है जैसा कि मैंने चर्चा किया, गिर राष्ट्रीय उद्यान है और आसपास के अभ्यारण्य में लगभग इतने शेर हैं। ये डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन डाटा आपका इंपॉर्टेंट है कि 891 जो है पॉपुलेशन हो गई है। नए क्षेत्र भी इसके देखने को मिले हैं, जो कि बरदा अभ्यारण्य है, ये गुजरात का ही क्षेत्र है। 1879 के बाद पहली बार 17 शेर दर्ज किए गए थे इन क्षेत्रों में, गुजरात के आसपास के क्षेत्रों में। इनकी जो पॉपुलेशन है वो फैलते जा रही है। अब ये यहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड यानी कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है गुजरात के क्षेत्रों में, राइट, कि अब जो इनकी पॉपुलेशन हो रही है, बढ़ रही है, उससे मानव के बीच संघर्ष की स्थिति बनने का संभावना है। एडिटोरियल की कुछ बातें मैंने आपसे रखी। चलिए, ये इसकी और बेसिक डिटेल है। अगला जो हमारा शॉर्ट सेक्शन से एक न्यूज है कि यूनाइटेड स्टेट ने स्विट्जरलैंड को हराकर
जीता है गोल्ड अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए अचीवमेंट है, यूएस की अचीवमेंट है ये, ठीक है। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। पहले इस पे हम इसकी सही जवाब को देते हैं। आईएस यानी कि विच कंट्री वोन द 2025 IIHF वर्ल्ड चैंपियनशिप इन आइस हॉकी? कनाडा, स्विट्जरलैंड, रशिया, यूएस। विच कंट्री वोन? तो ये है ऑब्वियस आपके यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने फाइनल में स्विट्जरलैंड को हरा दिया है और 2025 का जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप, हॉकी का वर्ल्ड चैंपियनशिप उन्होंने जीता है। 1933 के बाद यह उनकी पहली जीत है जो यूएस ने दर्ज की है, जो यूएस ने हासिल की है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि लगभग 92 साल के बाद जो है आइस हॉकी विश्व चैंपियनशिप यूएस ने अपने नाम की है, ठीक है। चलिए ये जो आयोजित कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था आपका, ठीक है। और यहाँ पे जो है इनका नाम भी है इंपॉर्टेंट, नाम है बफेलो सेबर्स और टेस थॉमसन स्कोर जो है विनिंग गोल एट स्टॉकहोम। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, ये है रिलेटेड स्पोर्ट्समैन जिन्होंने आपको जीत दिलाई है, यानी कि यूएस को जीत दिलाई है IIHF हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप आइस वाले में। चलिए अगले पे आते हैं। केन्स में एक जो है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री से रिलेटेड एक न्यूज है जो कि इंटरनेशनल केन्स फेस्टिवल होता है। केन्स फेस्टिवल में यहाँ पे एक होम बाउंड जो है आपकी मूवी जो कि नीरज गायवान जी की है और इसे मिला है आपका हालांकि ये अवार्ड जीत नहीं पाया पर इन्हें पब्लिक अपीयरेंस मिला है केन्स में, इसलिए ये फिल्म चर्चा का विषय रहा। क्वेश्चन शायद पूछे जाने की संभावना हो, तो चलिए देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। नीरज घेवन की फिल्म जो है होम बाउंड जो कांस फिल्म फेस्टिवल में 2025 में प्रदर्शित हुई है वो किस पत्रकार की कहानी पर आधारित है? हम आगे चर्चा करेंगे कि ये किसी पत्रकार की कहानी पर आधारित है। इसका जो थीम है वो क्यों है इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना हो सकती है। तो चलिए इसके ऑप्शंस पे आते हैं। रवीश कुमार, बसरत पीर, फयाज इकबाल, बरखा दत्त। इसका जो सही जवाब है वो है बसरत पीर। और बसरत पीर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का पहले आंसर दे लेते हैं। नीरज घेवन की फिल्म होम बाउंड की जो प्रीमियर 2025 है उसमें किस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था? इसका जो प्रीमियर है 2025 वो है आपका केन्स यानी कि कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ था। तो चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है, नहीं ये रिपीट है। नेक्स्ट तो इसके बारे में चर्चा की होम बाउंड को कांस फिल्म फेस्टिवल में आलोचकों की प्रशंसा मिली है ना, पब्लिक अपीयरेंस मिला है उन्हें, और यह फिल्म जो परिवार और परंपरा के विषयों की पड़ताल करती है, ठीक है, तो इसे मिला है, इसका नाम है होम बाउंड जो कि नीरज घेवन के द्वारा जो है फिल्म जो है वो डायरेक्ट की गई है। एंड इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो बेस्ड है फिल्म पत्रकार बशरत पीर जो कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अपने लिखे गए उनके लेख पे आधारित है, और वो लेख है न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में उन्होंने लिखा है टेकिंग अमृत होम, ठीक है। इस नए शीर्षक से उन्होंने एक लेख लिखा था जिसपे आधारित है होम बाउंड मूवी। बस यही है आपके केन्स फिल्म से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन अगर हम चर्चा करें तो भारत में एमएसएमई को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताएं। अभी हाल ही में ये चर्चा में विषय रहा है कि स्कीम है एक लॉन्च की गई है फॉर प्रोवाइडिंग इक्विटी सपोर्ट टू एमएसएमईज। ऑप्शंस पे आते हैं आत्मनिर्भर एमएसएमई योजना, श्री फंड स्कीम, भारत एमएसएमई कैपिटल स्कीम, स्टार्टअप इंडिया फंड। इसका सही जवाब है वो है श्री फंड स्कीम। चलिए इससे रिलेटेड कुछ डिटेल्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत कोष जिसे एसआरआई फंड के नाम से जाना जाता है, जिसे एमएसएमई को बड़े व्यवसाय में विकसित होने में मदद करेगा, इसीलिए ये फंड बनाया गया है। और इस फंड में जो अमाउंट है
लगभग 50,000 करोड़ इस फंड का टोटल आकार, टोटल साइज होगा, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है 10,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से आएगा, एंड 40,000 जो करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी आपके जो है वो आपकी होगी प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर के थ्रू। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर के थ्रू 40,000 करोड़ का जो फंड है वो जुटाया जाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये फंड जिसका नाम है SRI फंड। चलिए ये इससे रिलेटेड और डिटेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which country has discovered a new species of bacteria named Nealia tiangonensis? नाम भी अजीब है, tiangonensis। हालांकि इसी में ट्रिक छुपा है, इसी में हिंट छुपा है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन पे आता है पहले, रशिया, चाइना, जापान, इंडिया। इसका सही जो जवाब है वो है चाइना। तो चाइना के बारे में जैसे जानते हैं, तियांगोंग जो सैटेलाइट है उसने भेजा रखा है, एंड इसी पे बेस्ड है। चाइनीज साइंटिस्ट ने क्या किया, डिस्कवर किया एक न्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया जिसका नाम है नियालिया tiangonensis, और ये जो है तियांगोंग स्पेस स्टेशन के नाम पर बेस्ड है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना ने स्पेस में इस तरीके के बैक्टीरिया को जो है वो डिस्कवर किया है, इसलिए इसका जो नाम है वो इसी के सैटेलाइट के बेस्ड पे हुआ है। अंतरिक्ष स्टेशन पर नियालिया tiangonensis नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका अर्थ है आकाश महल। तियांगोंग का अर्थ क्या होता है, वो है आकाश महल। और जैसे कि हम जानते हैं स्पेस सैटेलाइट जो है वो लो अर्थ ऑर्बिट में है ना, लो अर्थ ऑर्बिट में आपके एस्टैब्लिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नॉर्थ ईस्ट चलिए इससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया है, जिसका मुख्य संदेश क्या है, उत्तर पूर्व में आतंकवाद और माओवादी अशांति के प्रति जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया गया है। और ईस्ट जो है एक्रोनीम बनाया गया है, स्टैंड्स फॉर ईस्ट जो है ना, नॉर्थ ईस्ट। तो ईस्ट जो एक्रोनीम है आपका वो बेस्ड है एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन, ट्रांसफॉर्म, रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट विजन, राइट। एम्पावर, एक्ट और स्ट्रेंथन और फिर ट्रांसफॉर्म। ईस्ट, एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म, ये है उनका ईस्ट रणनीति, जो कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में आतंकवाद और माओवादी अशांति के प्रति हमारी एक रणनीति है। चलिए इससे रिलेटेड ये है, इसमें और भी बातें हैं कि हमको इस क्षेत्र का विकास करना है, क्षेत्र का विकास करेंगे जिससे कि वहां पे हमें ये सारी जो अप्रिय घटनाएं हैं, जो हमें वहां पे माओवादी घटनाएं देखने को मिलती है, आतंकी घटना देखने को मिलती है, उसमें कमी की जा सके, उसको खत्म किया जा सके। अगला जो है हमारा नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नागरहोल टाइगर रिजर्व, इसका सही जवाब है वो है आपका कर्नाटका। तो नागरहोल टाइगर रिजर्व में अभी 52nd जेनु करुबा आदिवासी परिवारों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत एक बोर्ड लगाकर भूमि अधिकारों का दावा किया है, इसलिए ये चर्चा में रहा है ये टाइगर रिजर्व, नागरहोल जो है आपका टाइगर रिजर्व, राइट। तो ये आपका सिचुएटेड है कर्नाटक के मैसूर कोडागु जिले के कुछ हिस्से को कवर करता है। और कहा जाता है कि ये जो पश्चिमी घाट, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है एंड ये जो पूर्वी घाट है, इसके मर्ज पे या फिर कहें इनके मिलन बिंदु पे, पश्चिमी और पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के पारिस्थितिकी मिलन बिंदु के रूप में कार्य करता है। ओके और नागरहोल नदी के नाम पर जो कि इस रिवर से गुजरती है, वहां काबिनी नदी में मिलती है। इस नागरहोल टाइगर रिजर्व से काबिनी रिवर फ्लो करती है। तो रिवर और नागरहोल टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आ जा सकता है मैच द फॉलोइंग के कॉन्सेप्ट में के टाइप में, तो तैयार रहें इसके लिए। तो हम इसको बात करते हैं, ये जो है हमारा नागरहोल टाइगर रिजर्व है, हमारे नीलगिरी बायोस्फीयर पार्क का हिस्सा है। नीलगिरी बायोस्फीयर पार्क का हिस्सा है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला हमारा कुछ रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ बेसिक न्यूज जो इन दिनों चर्चा में रहा वो है बिहार से रिलेटेड। हमने देखा चर्चा में है कि गया जी के विष्णुपद मंदिर में शुरू होगा पर्यटन कॉरिडोर का निर्माण और तीर्थयात्रियों को मिलेगी सुविधाएं। तो पर्यटन कॉरिडोर बनाया जा रहा है गया जी के विष्णुपद मंदिर में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो है आपका विष्णुपद मंदिर ये चर्चा में बना। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 57 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है, खर्च होने की जो अनुमान लगाए गए हैं। और इसमें क्या है कि पाथवे बनेंगे, पाथवे और फिर सेट भवन, आवास मतलब आपको विश्राम के लिए सेट भवन भी बनेंगे, वैकल्पिक पहुंच पथ बनेंगे और अल्टरनेटिव उस मंदिर तक रीच के लिए, मंदिर तक पहुंच के लिए अल्टरनेटिव वेज या अल्टरनेटिव रोड का भी निर्माण किया जाएगा। अगले न्यूज की ओर आते हैं। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम के जीर्णोद्धार के लिए, पुनौरा धाम मंदिर जिसके जीर्णोद्धार के लिए हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम में संशोधन किए हैं। पुनौरा धाम मंदिर जो कि आपके सीतामढ़ी जिला में अवस्थित है। बिहार सरकार ने जनक नंदिनी सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के जीर्णोद्धार के लिए अध्यादेश जारी किए हैं और यह अध्यादेश जो है वो बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम में संशोधन के तहत आया है। पुनौरा धाम को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या की तरह हमें डेवलप करने हैं। बिहार सरकार का जो गोल है वो है अयोध्या मंदिर की तरह पुनौरा धाम जो कि सीता माता का मंदिर है, इन्हें भी उसी आधार पर विकसित करने का जो है हमारा प्लान है। और नई न्यास समिति का गठन किया जाएगा, एक नई जो क्योंकि पुरानी न्यास समिति को डिसमेंटल कर दिया गया है, एक नई न्यास समिति का गठन किया जाएगा और पुनौरा धाम जो है मंदिर को, उसके प्रांगण को और भव्य और सुंदर बनाने का संकल्प बिहार सरकार ने लिया है। ये हमने देख लिया। अगला हमारे लिए बिहार वासियों के लिए खुशखबरी के तौर पे ये आया है कि बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्र में होगी ई लाइब्रेरी जैसी सुविधा। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में जो विधानसभा क्षेत्र है टोटल 243 है, राइट। हम सभी जानते हैं कि बिहार में जो टोटल सीट है आपका विधानसभा क्षेत्र वो 243 है। और वहीं बात करें हम आपके विधानसभा परिषद की, विधानसभा काउंसिल की, तो वो है आपके कितने 75। ये जो है आपके 75 सीट्स हैं, तो ये ध्यान में रखें। और ये है आपके बिहार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इसकी जो घोषणा है ये यहाँ के बिहार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री कृष्ण कुमार जी ने कहा है, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा ई लाइब्रेरी है, राइट। तो चलिए आज के हमारे जो मुद्दे हैं, आज के हमारे कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड न्यूज यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों को लेकर। आज के लिए धन्यवाद।